चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे। तो आज हमें बात शुरू करनी है स्प्रिंग फोर्स की। तो स्प्रिंग को समझना स्टार्ट कर रहे थे हम लास्ट लेक्चर में, थोड़ी सी बात हुई थी, आज डिटेल में बात करेंगे। तो स्प्रिंग फोर्स का बिहेवियर या नेचर अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। वो नॉर्मल की तरह भी बिहेव कर सकती है और टेंशन की तरह भी बिहेव कर सकती है। तो उसको गवर्न करने वाला लॉ, जो लॉ गवर्न करेगा स्प्रिंग फोर्स को, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर में बात हुई थी, स्प्रिंग की एक रिलैक्स लेंथ होती है या नेचुरल लेंथ भी बोलते हैं उसको। उस लेंथ पर स्प्रिंग के पार्टिकल्स के बीच में जीरो फोर्स लग रही होती है। स्प्रिंग कंप्रेस स्टेट में हो सकती है, नेचुरल लेंथ से कम लेंथ, या फिर स्प्रिंग एक्सटेंडेड स्टेट में हो सकती है, नेचुरल लेंथ से ज्यादा लेंथ। दोनों सिचुएशंस में अगर आप ध्यान से देखें, हम इंटरेस्टेड जो होते हैं ज्यादातर, बहुत बार क्या होगा, स्प्रिंग से एक ब्लॉक कनेक्ट होगा, स्प्रिंग से एक ब्लॉक कनेक्ट होगा, और जब स्प्रिंग कंप्रेस स्टेट में आएगी, जैसे ये हाथ की जगह ब्लॉक होगा, यहां हैंड दिखा रखा है ना इस डायग्राम में, हाथ की जगह ब्लॉक होगा, तो जब स्प्रिंग कंप्रेस स्टेट में आएगी तो ब्लॉक पर किस तरफ को धक्का लगाएगी, इस तरफ लगाएगी ब्लॉक को धक्का, रिपल्शन है ना कंप्रेस स्टेट में। वहीं एक्सटेंडेड स्टेट में, एक्सटेंडेड स्टेट में जब स्प्रिंग होगी नेचुरल लेंथ से ज्यादा लेंथ में होगी, तब तब लेफ्ट को लगाएगी, अट्रैक्टिव नेचर है तब। तो अल्टीमेटली जो ब्लॉक कनेक्टेड होता है स्प्रिंग से, अगर उस पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन आप ध्यान से देखें, तो इट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स नेचुरल लेंथ। ये नेचुरल लेंथ की कंडीशन है ना, ये यहां नेचुरल लेंथ से कम लेंथ पर है, तो स्प्रिंग ब्लॉक पर ऐसे धक्का लगा रही है कि नेचुरल लेंथ एक्वायर कर सके वो। जब एक्सटेंडेड स्टेट में है तो भी स्प्रिंग किस तरफ धक्का लगा रही है ब्लॉक पे, कि वो नेचुरल लेंथ एक्वायर कर सके। तो स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन पर अगर हम ध्यान दें, तो स्प्रिंग फोर्स हमेशा ऐसे लगती है, इस डायरेक्शन में लगती है कि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ एक्वायर कर सके। स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज ट्राइज टू ब्रिंग स्प्रिंग टुवर्ड्स नेचुरल लेंथ। समझ रहे हैं? स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज ट्राइज टू ब्रिंग स्प्रिंग टुवर्ड्स नेचुरल लेंथ। अगर ये नेचुरल लेंथ है और अगर कंप्रेस स्टेट में है, तो इस पर इधर धक्का लगेगा और इस पर इधर को धक्का लगेगा। और अगर एक्सटेंडेड स्टेट में है तो इस पर इधर को धक्का लगेगा और इस पर इधर को धक्का लगेगा। तो डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स क्या है बेटा? अगर एक सिंगल सेंटेंस में हम डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स डिफाइन करने की कोशिश करें, तो स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स नेचुरल लेंथ। नोट करेंगे इस बात को, स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स नेचुरल लेंथ। स्प्रिंग फोर्स always acts towards natural length. Spring force always acts towards natural length. जैसे नॉर्मल में क्या था? नॉर्मल में था परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस इनसाइड द बॉडी। टेंशन में क्या था? along the string away from the body। याद है ये? स्प्रिंग की डायरेक्शन क्या है? स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या है? इट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स नेचुरल लेंथ। क्लियर है? नाउ, तो जो लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स को गवर्न करता है,
उसका नाम है हुक्स लॉ। रॉबर्ट हुक ने दिया था ये। हुक्स लॉ हम ज्यादा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, एक चैप्टर आएगा बाद में, इलास्टिसिटी, वहां पर वापस आएगा हुक्स लॉ, वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे, डेरिवेशन वगैरह करेंगे। बट अभी के लिए हमें हुक्स लॉ की जरूरत है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या पता किया? रॉबर्ट हुक ने स्प्रिंग पर एक्सपेरिमेंट किए और यह पता लगाया कि स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे वेरी करता है, क्योंकि वो एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की फोर्स नहीं लगाती स्प्रिंग। जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी की फोर्स क्या होती है? उसका मैग्नीट्यूड, ग्रेविटी की फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है ना, वो चेंज नहीं करता। बट स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहता। स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड, स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल होती है, वो बदलती है। तो कैसे बदलती है? जब नेचुरल लेंथ पे होती है तब स्प्रिंग फोर्स 0 लगती है, बट नेचुरल लेंथ से कंप्रेशन या नेचुरल लेंथ से एक्सटेंशन पे स्प्रिंग फोर्स एक्ट करती है। तो रॉबर्ट हुक ने एक्सपेरिमेंट किया और अलग अलग डिफॉर्मेशंस के लिए, ना व्हाट इज दिस एक्स, इसको हम बोलेंगे डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन किससे? डिफॉर्मेशन वर्ड का मतलब समझते हैं ना, शेप बिगड़ना। डिफॉर्मेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ, ये नेचुरल लेंथ है उसकी। अब यहां मैंने अगर इस कंडीशन में ले आया स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से डिफॉर्म करा हुआ है, एक्स लेंथ से डिफॉर्म कर रखा है स्प्रिंग को। वहीं अगर मैं इधर ले गया एक्स, तो ये भी डिफॉर्मेशन है। अब डिफॉर्मेशन दो तरीके के हो सकते हैं, या तो लेंथ नेचुरल लेंथ से कम हो सकती है, या लेंथ नेचुरल लेंथ से ज्यादा हो सकती है। जब लेंथ ऑफ स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से कम होती है तब हम बोलते हैं कंप्रेशन, और जब लेंथ नेचुरल लेंथ से ज्यादा होती है तब हम बोलते हैं इलॉन्गेशन, या एक्सटेंशन भी बोलते हैं। एक्सटेंशन भी सेम वर्ड है, इलॉन्गेशन एंड एक्सटेंशन दोनों एक ही बात है। तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से डिफॉर्मेशन की कंडीशन पे है, तो जो स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो इस डिफॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। यही बात रॉबर्ट हुक ने पता लगाई एक्सपेरिमेंट कर करके। तो उन्हें यह दिखा कि स्प्रिंग फोर्स जो है वो डिफॉर्मेशन के लीनियरली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर आपने 1 सेंटीमीटर का डिफॉर्मेशन दिया तो जितनी स्प्रिंग फोर्स लगेगी, 2 सेंटीमीटर का डिफॉर्मेशन देने पे उससे डबल। डिफॉर्मेशन, लीनियर प्रोपोर्शनैलिटी का क्या मतलब होता है बेटा, कि अगर इसको डबल कर दिया तो ये भी डबल हो जाएगा, इसको ट्रिपल कर दिया तो ये भी ट्रिपल हो जाएगा, इसको 10 गुना कर दिया तो ये भी 10 टाइम्स हो जाएगा। तो रॉबर्ट हुक ने एक्सपेरिमेंट से ये बात पता लगाई कि स्प्रिंग फोर्स डिफॉर्मेशन पर कैसे डिपेंड करता है। स्प्रिंग फोर्स कैसे डिपेंड करता है डिफॉर्मेशन पे? स्प्रिंग फोर्स इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन। अब थोड़ी देर पहले हमने डायरेक्शन की बात की स्प्रिंग फोर्स के। अगर नेचुरल लेंथ से एक्स लेफ्ट को ले जा रहा हूं मैं स्प्रिंग को, तो फोर्स किस तरफ लगने वाली है? राइट साइड को। और अगर नेचुरल लेंथ से एक्स राइट को ले जा रहा हूं तो फोर्स किस तरफ को लगने वाली है? लेफ्ट साइड को। मतलब जो भी डिफॉर्मेशन की डायरेक्शन होगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगने वाली है। अगर मैंने डिफॉर्मेशन ऐसा कराया तो धक्का इधर को लगेगा, अगर डिफॉर्मेशन ऐसा कराया तो धक्का इधर को लगेगा, मतलब एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में धक्का लगेगा। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को एक सिंगल इक्वेशन में जब हम इंक्लूड करते हैं तो एफएसपी यहां पर एक्स के लीनियरली प्रोपोर्शनल होगी स्प्रिंग फोर्स, बट केवल एक्स पर प्रोपोर्शनल नहीं होगी, उसके अलावा और चीजों पर भी डिपेंड करती है। जैसे स्प्रिंग कितनी मोटी है, कितनी पतली है,
स्प्रिंग किस मटेरियल से बनी है, करेगी नहीं करेगी, इस पर भी डिपेंड। भाई स्प्रिंग स्टील की है या स्प्रिंग रबर की है या स्प्रिंग किसी और मटेरियल की है, मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा। और स्प्रिंग के साइज पर, और सबसे इंपॉर्टेंट स्प्रिंग की लेंथ पर भी स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। तो इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को एक सिंगल टर्म से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको के लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। नाम होता है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या नाम है इसका? स्प्रिंग कांस्टेंट, के या के एस पी। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल टू साइन में जब मैं कन्वर्ट कर रहा हूं तो यहां पर एक कांस्टेंट ला रहा हूं, नाम क्या है इसका? स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू एक्स, एक्स की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है। बट यहां पर एक माइनस साइन आता है। माइनस साइन क्या बता रहा है यहां पर? माइनस साइन ये बता रहा है कि जब एक्स पॉजिटिव होगा तब स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव होगी, और जब एक्स नेगेटिव होगा तब स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव होगी। ऐसी लग रही है ना? जब कंप्रेशन किया मतलब नेचुरल लेंथ लेफ्ट को ले गए तो धक्का राइट को लग रहा है, और जब एक्सटेंशन किया मतलब नेचुरल लेंथ से राइट को ले गए तब धक्का लेफ्ट को लग रहा है। तो स्प्रिंग फोर्स हमेशा एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो उसको इक्वेशन में दिखाने के लिए ये नेगेटिव साइन इंक्लूड किया जाता है। तो एफ एस पी इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एफ एस पी इज इक्वल टू माइनस के एक्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, पूरी पढ़ाई में हमारे साथ चलता रहेगा ये। अभी पहली बार अगर देख रहे हैं आप इसको, आगे आने वाले चैप्टर्स में भी लगातार यूज होता रहेगा, क्योंकि स्प्रिंग ऐसी चीज है जो हर जगह इन्वॉल्व होगी। तो एफ एस पी इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के का नाम बोलिए बेटा, के का नाम क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। के का नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो जब इसको ग्राफ में प्लॉट किया जाता है, अब एफएसपी और एक्स में लीनियर रिलेशनशिप है। लीनियर रिलेशनशिप ग्राफ में कैसे नजर आती है? स्ट्रेट लाइन, याद है? स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नजर आती है, याद है? वाई इक्वल टू एम एक्स स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नजर आएगी, पासिंग थ्रू ओरिजिन। और ये जो नेगेटिव साइन है यहां, तो ये स्लोप ऑफ द लाइन होता है, याद है? वाई इक्वल टू एम एक्स में एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होता है? स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो मतलब स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगी और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी। एक्यूट या ऑब्ट्यूज? ऑब्ट्यूज एंगल। नेगेटिव स्लोप है लाइन का। तो एफ एस पी इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ग्राफिकली कैसे नजर आएगी बेटा? ग्राफिकली देख रहे हैं, वाई एक्सिस में स्प्रिंग फोर्स है, एक्स एक्सिस में एक्स की वैल्यू एक्सटेंशन या डिफॉर्मेशन। तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो ग्राफिकली ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप या मेकिंग ऑब्ट्यूज एंगल विथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। कुछ याद है? बेसिक मैथ्स में किया था बेटा, स्ट्रेट लाइन की बात, ग्राफ की बात की थी। तो हमें बात करनी है स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में। स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट किस किस पर डिपेंड करता है? स्प्रिंग कांस्टेंट सबसे पहले विल डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग किस मटेरियल की बनी है। दूसरी बात, इट विल डिपेंड ऑन साइज ऑफ स्प्रिंग। भाई मोटी स्प्रिंग है या पतली स्प्रिंग है, पतली स्प्रिंग, मोटी स्प्रिंग, उस पर भी डिपेंड करेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इट विल डिपेंड ऑन नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। नेचुरल लेंथ पर भी डिपेंड करता है स्प्रिंग कांस्टेंट। कैसे, वो हमें उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट विल डिपेंड ऑन थ्री थिंग्स: मटेरियल ऑफ स्प्रिंग, साइज ऑफ स्प्रिंग एंड नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग पे, साइज ऑफ द स्प्रिंग पे एंड
नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। बाकी मटेरियल और साइज तो ठीक है, पर नेचुरल लेंथ पे डिपेंडेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। नेचुरल लेंथ पे डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि नेचुरल लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का नेचुरल लेंथ से रिलेशनशिप, तो इमेजिन करिए एक स्प्रिंग है, रियल लाइफ में देखी तो है ना आपने स्प्रिंग, देखिए नहीं देखी है, स्प्रिंग है, उसकी कुछ नेचुरल लेंथ है। अब एक दूसरी स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, इसकी कुछ नेचुरल लेंथ है, और दूसरी स्प्रिंग है, ये दो स्प्रिंग्स हैं, दोनों स्प्रिंग सेम मटेरियल की बनी है, दोनों स्प्रिंग के हेलिक्स का साइज भी सेम है। हेलिक्स वर्ड का मतलब समझते हैं, ये जो ये शेप होता है, स्प्रिंग का जो शेप होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, हेलिक्स। दोनों के हेलिक्स का साइज भी सेम है, बट अंतर किसमें है, केवल उनकी नेचुरल लेंथ। किसमें अंतर है, केवल उनकी नेचुरल लेंथ। मान लेते हैं पहली वाली स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है L0, L0 है, और ये दूसरी वाली स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है 2L0, डबल लेंथ की है। मटेरियल एग्जैक्टली सेम, जैसे ये भी स्टील की बनी है, ये भी स्टील की बनी है। एरिया ऑफ हेलिक्स या साइज ऑफ हेलिक्स इज सेम, अंतर केवल किसमें है, दोनों की नेचुरल लेंथ में अंतर। हमें क्या पता लगाना है कि अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, तो K1 और K2 में क्या रिलेशनशिप है, समझ रहे हैं क्या? मैं K1 और K2 में रिलेशनशिप पता करना चाहता हूं, क्या K1 K2 बराबर हैं, या कौन बड़ा है कौन छोटा है, और कितना बड़ा कितना छोटा। ध्यान से देखेंगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। मैं केवल फॉर्मूला बता के भी आगे बढ़ जाता, लेकिन फॉर्मूला बता के आगे बढ़ूंगा तो याद तो हो जाएगा क्योंकि ये सिंपल है फॉर्मूला, लेकिन फिर दिमाग में वो क्लैरिटी नहीं रहती। तो L0 लेंथ की स्प्रिंग और 2L0 लेंथ की स्प्रिंग, मुझे इनके स्प्रिंग कांस्टेंट के बीच रिलेशनशिप पता लगाना है। इमेजिन करिए दोनों स्प्रिंग्स का लेफ्ट एंड एक दीवार पे फिक्स्ड है, दोनों स्प्रिंग्स का लेफ्ट एंड एक दीवार पे फिक्स्ड है। अब राइट एंड को मैं क्या कर रहा हूं, इसको x से एक्सटेंड करवा रहा हूं, पकड़ के x खींच रहा हूं, तो यहां कितनी स्प्रिंग फोर्स होगी बेटा, अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और मैंने उसका x को एक्सटेंशन दिया, तो कितनी स्प्रिंग फोर्स जनरेट हो जाएगी यहां पे, K1x, तो F1 SP जो हो जाएगा K1x हो जाएगा, ठीक है ना। F1 SP विल बी इक्वल टू K1x, नहीं मैग्नीट्यूड उसका डायरेक्शन अलग से है, नेगेटिव साइन केवल डायरेक्शन को बताता है। मैग्नीट्यूड क्या होगा F1 का, K1x। अब जब आपने इसको x एक्सटेंशन दिया, अब स्प्रिंग फोर्स क्या होती है बेटा, वो केवल कॉर्नर पे लगने वाली फोर्स नहीं है, एक्चुअली हर पार्टिकल, स्प्रिंग का हर पार्टिकल अपने बगल वाले पार्टिकल पर स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है। हो क्या रहा है, जब नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग थी तब स्प्रिंग के पार्टिकल एक दूसरे पर जीरो फोर्स लगा रहे थे, लेकिन जब एक्स एक्सटेंशन कर दिया तो स्प्रिंग फोर्स लगने लग गई पार्टिकल्स के बीच। बहुत बार स्टूडेंट्स को लगता है स्प्रिंग फोर्स केवल कॉर्नर पे लगती है, केवल कॉर्नर पे नहीं लग रही बेटा, स्प्रिंग फोर्स हर जगह पे प्रेजेंट है। हर पार्टिकल स्प्रिंग का अपने बगल वाले पार्टिकल पर स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है। और लग क्यों रही है स्प्रिंग फोर्स, उसके लिए कल की क्लास में हमने एक बेसिक कंसेप्ट किया था बॉन्ड लेंथ का, याद है। एक्चुअली स्प्रिंग फोर्स जनरेट क्यों हो रही है, क्योंकि जब
मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस, मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच का डिस्टेंस एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से ज्यादा कर दिया जाता है तो अट्रैक्शन डोमिनेट करने लगता है, और उस इक्विलिब्रियम से कम कर दिया जाता है तो रिपल्शन डोमिनेट करने लगता है। याद है ये? याद है? अब यहां पर मैंने स्प्रिंग को एक्सटेंशन दिया x, लेकिन दो हेलिक्स के बीच का गैप कितने से बढ़ेगा, या दो मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप कितने से बढ़ेगा? स्प्रिंग फोर्स इस पर डिपेंड करेगी ना, स्प्रिंग फोर्स इस पर डिपेंड करेगी। अब मान लेते हैं यहां पर टोटल कैपिटल एन गैप्स थे, कैपिटल एन गैप्स हैं यहां पर, ये पहला हेलिक्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके कैपिटल एन गैप्स हैं। इमेजिन कर सकते हैं आप कि मॉलिक्यूल्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अरेंज्ड हैं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच पहला गैप, फिर दूसरे और तीसरे के बीच दूसरा गैप, ऐसे करके गैप्स हैं बहुत सारे। तो टोटल गैप्स यहां पर कैपिटल एन है, और मैंने एक्सटेंशन दिया एक्स से, तो कोई मुझे बताएगा एक गैप कितने अमाउंट से बढ़ेगा? एक सिंगल गैप भी क्या एक्स से बढ़ेगा? कैपिटल एन गैप्स है और मैंने टोटल लेंथ को एक्स से बढ़ाया। जैसे नंबर में बात करें, मैंने 1 सेंटीमीटर से लेंथ बढ़ाई और यहां 1000 गैप्स है, तो एक गैप कितने से बढ़ेगा? 1/1000 से। सिंपल यूनिटरी मेथड, x/n से। भाई x लेंथ का इंक्रीज हुआ है n गैप्स में, n गैप्स में x का इंक्रीज हुआ है। एक गैप में कितने का इंक्रीज हुआ होगा बेटा? x/n का इंक्रीज हुआ होगा। क्या ये बात समझ रहे हैं? अब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रही है ना आपस में, वो इसी गैप की वजह से लग रही है। ये गैप जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा ये फोर्स होगी। जितना अमाउंट से मैं गैप को चेंज करूंगा उतना ज्यादा फोर्स बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल्स के बीच, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो। तो यहां पर ये जो F1sp है, F1sp जो है, इट विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x/n। ये समझ रहे हैं? तो ये K1 जो है ये C/n के बराबर है, K1 C/n के बराबर है, जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोल रहे हैं। अब जब डबल लेंथ की स्प्रिंग है बेटा, L0 लेंथ की स्प्रिंग में n गैप्स थे, तो 2L0 लेंथ की स्प्रिंग में कितने गैप्स होंगे बेटा? 2n गैप्स होंगे ना। यहां पर टोटल गैप्स क्या होंगे? 2n। अब मैंने फिर से इसको भी x लेंथ से ही बढ़ाया, जैसे पहली वाली स्प्रिंग को मैंने x से एक्सटेंड किया था, इसको भी x से एक्सटेंड किया सेम अमाउंट से। तो F2sp हो गई K2x, लेकिन क्या F1sp और F2sp बराबर हैं? नहीं, क्योंकि अब गैप्स हो गए हैं 2n, लेकिन आपने टोटल एक्सटेंशन अभी भी x दिया है। तो n गैप्स में x दिया था पिछली बार, इस बार कितने गैप्स में? इस बार 2n गैप्स में x का इंक्रीज कराया है। पिछली बार n गैप्स में x का इंक्रीज कराया था, इस बार 2n गैप्स में x का इंक्रीज कराया है। तो एक गैप कितने अमाउंट से बढ़ेगा इस बार? x/2n अमाउंट से बढ़ेगा। पिछली बार एक गैप कितने अमाउंट से बढ़ा था? x/n। इस बार एक गैप कितने से बढ़ा? x/2n, उसके आधे अमाउंट से बढ़ा। तो F2sp will be Cx/2n। ये समझ रहे हैं? गैप कितने अमाउंट से बढ़ रहा है आजू बाजू के मॉलिक्यूल्स के बीच, स्प्रिंग फोर्स उस पर डिपेंड करती है।
स्प्रिंग फोर्स उस पर डिपेंड करती है। और तो यहां पर ये हो गया, तो यहां से आ गया, यहां से रिलेशन क्या आ गया कि भाई k1x इज इक्वल टू सी एक्स बाई एन एंड k2x इज इक्वल टू सी एक्स बाई टू एन। ये दिख रही हैं दोनों इक्वेशंस। मैं k1 और k2 में रिलेशनशिप निकालना चाहता हूं, तो दोनों को अगर डिवाइड कर दूं तो k1 अपॉन k2 एक्स एक्स कट जाएगा, ये एक्स एक्स कट गया, तो k1 अपॉन k2 क्या हो गया 2/1, 2/1। मतलब जिसकी लेंथ डबल थी उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम है। देख रहे हैं K2 आ गया हाफ K1 या K1 आ गया डबल ऑफ K2। तो नेचुरल लेंथ पर कैसे डिपेंड कर रही है स्प्रिंग फोर्स? इनवर्सली, डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली। जिसकी लेंथ ज्यादा है वो सेम एक्सटेंशन के लिए कम स्प्रिंग फोर्स लगा रही है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जिसकी लेंथ ज्यादा है उसमें गैस भी ज्यादा है, तो जब एक्सटेंशन दिया जाएगा तो यहां गैप कम अमाउंट से बढ़ेगा, ज्यादा लेंथ की, ज्यादा नेचुरल लेंथ की स्प्रिंग में। समझ रहे हैं क्या? गैप कम अमाउंट से बढ़ेगा, कम नेचुरल लेंथ की स्प्रिंग में गैप ज्यादा अमाउंट से बढ़ेगा। दोनों को नेट एक्सटेंशन सेम दिया है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट और नेचुरल लेंथ में क्या रिलेशनशिप है बेटा? कि स्प्रिंग कांस्टेंट KSP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ। KSP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ अगर डबल हो जाएगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट आधा हो जाएगा। नेचुरल लेंथ अगर ट्रिपल हो गई बेटा तो 1/3 हो जाएगा। नेचुरल लेंथ आधी हो गई तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। नेचुरल लेंथ 1/4 हो गई तो स्प्रिंग कांस्टेंट 4 टाइम्स हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं? अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, कल इस चैप्टर के लिए नहीं, बहुत जगह यूज होगा। जब भी स्प्रिंग आएगी बार बार ये बात, इस पर सवाल पूछता है वो, आगे जाके वर्क पर एनर्जी में भी, आगे रोटेशन में भी, फिर SHM में भी, सभी चैप्टर्स में स्प्रिंग का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट और नेचुरल लेंथ में क्या रिलेशनशिप है? कैसी रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। इसको दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है कि KSP इंटू नेचुरल लेंथ विल बी अ कांस्टेंट। KSP इंटू नेचुरल लेंथ विल बी अ कांस्टेंट। ऐसे बोलना या ऐसे बोलना एक ही बात है, नहीं है? नेचुरल लेंथ को इधर ले गया तो RHS में फिर कांस्टेंट ही बच गया। तो KSP इंटू नेचुरल लेंथ इज इक्वल टू कांस्टेंट, या KSP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ये बात रट्टा मार के याद रख लेनी है। रीजन भी एक्सप्लेन किया मैंने आपको ऐसा क्यों हो रहा है, बट ज्यादा डिटेल्ड रीजन हम इलास्टिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा। ज्यादा डिटेल्ड रीजन इलास्टिसिटी जब चैप्टर आएगा तब और डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना काफी है। अभी के लिए आपको इतना ध्यान में रखना है कि कोई भी स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ, अगर दो स्प्रिंग्स हैं, दोनों का मटेरियल सेम है, हेलिक्स का साइज सेम है, केवल अंतर उनकी नेचुरल लेंथ में है, तो जितनी ज्यादा नेचुरल लेंथ होगी उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना कम होगा, और जितनी कम नेचुरल लेंथ होगी उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ज्यादा होगा। क्लियर है? क्लियर है? तो इसी से रिलेटेड है कटिंग ऑफ स्प्रिंग। तो भाई ये मेरी स्प्रिंग है, फॉर एग्जाम्पल K स्प्रिंग कांस्टेंट की, नेचुरल लेंथ इसकी L0 है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस स्प्रिंग को दो पार्ट में कट कर रहा हूं। कर सकता हूं? कैंची ली मैंने,
कट कर दी बीचों बीच, तो अब 2 स्प्रिंग्स बन गई। कितनी कितनी नेचुरल लेंथ की? एक ये स्प्रिंग हो गई, एक ये स्प्रिंग हो गई। कितनी कितनी नेचुरल लेंथ की? L0/2, L0/2, बीचों बीच कट किया बेटा मैंने। तो बताइए इस स्प्रिंग का नई जो छोटी स्प्रिंग बनी है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? ओरिजिनल L0 लेंथ की स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K था, तो ये L0/2 वाली का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 2K। अभी तो किया। अगर इसको K1 मान लेता हूं, K1 मान लेता हूं इसको, तो क्या सीखा हमने अभी? स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ, या स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू नेचुरल लेंथ शुड बी इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू नेचुरल लेंथ। दोनों स्प्रिंग सेम मटेरियल की हैं, कटी तो किया ना, तो मटेरियल सेम है, हेलिक्स भी सेम साइज के हैं, तो भाई KL0 शुड बी इक्वल टू K1 L0/2। मतलब K1 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 2K। सिमिलरली ये वाला सेम ही नेचुरल लेंथ का है, तो इसका भी K1 ही होगा। तो मतलब ये कितने स्प्रिंग कांस्टेंट की स्प्रिंग्स बन गई? 2K स्प्रिंग कांस्टेंट की स्प्रिंग बन गई। दिख रहा है क्या? अगर मैं इसको 3 इक्वल पार्ट में कट कर देता तो, मतलब यही स्प्रिंग लेता और इसको 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर देता, कर सकता था ना भाई? ओरिजिनल स्प्रिंग ये स्प्रिंग कांस्टेंट K और L0 नेचुरल लेंथ की 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, तो मेरे पास 3 स्प्रिंग्स आ गई, नहीं 3 छोटी स्प्रिंग्स आ गई। कितनी कितनी नेचुरल लेंथ की? L0/3, L0/3, L0/3। तो इनका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा बेटा? 3K 3K 3K। समझे क्या? 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता तो 4K 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 4K। ठीक है, अगर मैं इसको कट करता इस तरीके से, अब बीचों बीच कट नहीं कर रहा हूं, टोटल लेंथ उसकी कुछ L0 है, स्प्रिंग कांस्टेंट पहले से K है, लेकिन अब मैं उसको बीचों बीच कट नहीं कर रहा हूं बेटा, 2 स्प्रिंग्स में तो कट कर रहा हूं लेकिन बीचों बीच से कट नहीं कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं उसको कट कर रहा हूं सच दैट ये स्प्रिंग्स की लेंथ जो कट होने के बाद हुई, दे आर इन द रेशियो 1:2। समझ रहे हैं? 1:2। मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट की डबल लेंथ का है। दिख रहा है क्या? फिर से 2 स्प्रिंग मिली, ना? बताइए ये वाली का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है इस बार, और ये वाली का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना? करेक्ट है। और कोई सवाल? समझे? सवाल समझे? तो अब जवाब सोचिए। कोई ऐसी चीज नहीं पूछ रहा हूं बेटा जो अभी तक की नॉलेज के बेसिस पे आप ना कर पाए। हाँ, गलत। ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट K की है, अब मैंने उसको 2 स्प्रिंग्स में कट कर दिया सच दैट द लेंथ ऑफ द 2 स्प्रिंग्स इज इन द रेशियो 1:2। देन व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ दिस स्प्रिंग एंड व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ दिस स्प्रिंग? गलत। पहला सही बोला, दूसरा गलत बोला। यही है बेटा, रेशियो प्रोपोर्शन समझते हैं नहीं समझते हैं? रेशियो प्रोपोर्शन है की बात है यहाँ, बेसिक मैथ में भी कराया था रेशियो प्रोपोर्शन। 1:2 के रेशियो में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि ये ओरिजिनल अगर 3 लेंथ का होता
तो ये 1 लेंथ का है और ये 2 लेंथ का है, ये इस बात का मतलब होता है बेटा, ये तो मतलब होता है इस बात का, नहीं? तो जो भी ओरिजिनल स्प्रिंग की लेंथ थी, इसकी लेंथ कितनी है बेटा? अगर एल नॉट थी ओरिजिनल लेंथ की स्प्रिंग, ओरिजिनल स्प्रिंग की लेंथ, तो इस वाले पोर्शन की लेंथ कितनी है? एल नॉट बाई 3, और इसकी 2 एल नॉट बाई 3। नहीं समझे? रेशियो नहीं देखा बेटा इससे पहले कभी? 1:2। मैं, जैसे आपके पास फॉर एग्जाम्पल 300 रुपये हैं, मैंने उसको डिवाइड किया 1:2 के रेशियो में, तो 1 वाले को कितना मिला? 100, और 2 वाले को कितना मिला? 200। अब इसी बात को जनरल टर्म्स में बोलिए, अगर आपके पास x रुपये होते और मैं उसको डिवाइड करता 1:2 के रेशियो में, तो 1 वाले को कितने मिलते? 1 इंटू एक्स बाई 1+2, और 2 वाले को कितने मिलते? 2 इंटू एक्स बाई 1+2। नहीं समझे? यही मतलब होता है रेशियो का। तो भाई ओरिजिनल की नेचुरल लेंथ अगर एल नॉट थी, तो इसकी नेचुरल लेंथ कितनी बची बेटा? 1 इंटू एल नॉट अपॉन 1+2, मतलब एल नॉट बाई 3। और इसकी नेचुरल लेंथ कितनी? 2 इंटू एल नॉट अपॉन 1+2, 2 L0/3। ये समझते हैं नहीं समझते हैं बेटा? इतना तो सीखा होना चाहिए, रेशियो प्रोपोर्शन। नहीं सीखा? तो L0 वाले की K थी, L0/3 वाले की कितनी हो जाएगी? लेंथ 1/3 हो गई, तो स्प्रिंग कांस्टेंट 3 टाइम्स हो जाएगा। कंफ्यूजन हो रहा है आपको तो K1 मान लीजिए। क्या कांस्टेंट रहना चाहिए? स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू नेचुरल लेंथ शुड रिमेन कांस्टेंट। नहीं क्या? ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो, दिमाग दौड़ नहीं पा रहा है तो, K इंटू एल नॉट शुड बी इक्वल टू K1 इंटू L0/3। तो K1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? अभी भी नहीं दिख रहा लोगों को। K इंटू एल नॉट शुड बी इक्वल टू K1 इंटू L0/3। तो K1 कितना हो गया बेटा? 3K, एंड K2, K2 3K/2। ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर से K इंटू एल नॉट इजिकल टू K2 इंटू 2L0/3। K इंटू एल नॉट शुड बी इक्वल टू K2 इंटू 2L0/3। K2 की वैल्यू कितनी हो गई? 3K/। यही रेशियो का खेल थोड़ा करना है हमको, आना चाहिए बेटा ये रेशियो प्रोपोर्शंस का खेल। बताएंगे एक और? चलिए ओरली बताइए। अगर मैं एक स्प्रिंग होती L0 नेचुरल लेंथ की, मैं उसको 2 स्प्रिंग्स में कट करता इन द रेशियो 2:3। कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? 2:3 मैं कर सकता हूं, समझ रहे हैं? जैसे 100 सेंटीमीटर नेचुरल लेंथ है, 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना मतलब एक को 40 और एक को 60। यही हुआ ना 2:3 का रेशियो। तो ओरिजिनल लेंथ थी L0, मैंने उसको 2 स्प्रिंग में कट किया इन द रेशियो 2:3। 2 वाले पोर्शन की स्प्रिंग कांस्टेंट बताइए, ओरिजिनल का K था तो 5K/2, और 3 वाले का 5K/3। क्लियर है? जैसे अगर मैं इसको कट करता इन द रेशियो 1:4, कर सकता हूं? 1:4 के रेशियो में कट किया मैंने स्प्रिंग को। बताइए 1 वाले पोर्शन की क्या स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा? ओरिजिनल का K था तो क्या हो जाएगा इसका? 5K, और इसका क्या हो जाएगा? 5
K/4। समझ रहे हैं? कैसे देख रहे हैं बेटा इसको? ये अगर L0 था तो ये लेंथ होती 1 इंटू L0/5, 1 इंटू L0/5, मतलब L0/5, और ये वाली होती 4 इंटू L0/5, 4 इंटू L0/5। तो जो नेचुरल लेंथ अगर L0/5 हो गई, 1/5 हो गई, तो स्प्रिंग कांस्टेंट 5 टाइम्स हो जाएगा, 5K। नेचुरल लेंथ अगर 4L0/5 हो गई, पहले L0 थी, तो नया स्प्रिंग कांस्टेंट 5K/4। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है बेटा। ये क्लियर है? क्लियर है सबको? कटिंग ऑफ द स्प्रिंग आएगा बेटा आगे, केवल इस चैप्टर में नहीं, आगे भी आएगा ये टॉपिक उठ के। तब मैं बोलूंगा ये पढ़ चुके हैं हम NLM में। जब वर्क पर एनर्जी में आएगा, जब रोटेशन में आएगा, जब SHM में आएगा, तब हम बोलेंगे पढ़ चुके हैं ये पहले NLM में। अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। बेटा इससे पहले आपने मोस्ट प्रोबेबली 10th क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ा होगा। पढ़ा है क्या? रट्टा मारा है? कितने कॉम्बिनेशंस पढ़े हैं? 2। नाम क्या उनके? सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। पढ़ा है ना? क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में? आर इक्विवेलेंट। अगर R1 और R2 सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो आर इक्विवेलेंट क्या होता था? R1 प्लस R2। रट्टा मारा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते थे R1 R2। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। देखा नहीं देखा इससे पहले? थोड़ा याद दिला दूं, अगर 10th क्लास में देखा होगा या आपने। इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं बेटा? सीरीज रेजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन। मैं इन दो रेजिस्टर्स को एक सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस करना चाहता हूं, सच दैट फॉर सेम पोटेंशियल डिफरेंस सेम करंट फ्लोज, तब इसको बोला जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्या आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन का? R1 प्लस R2। वहीं इस वाले को क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैं इन दो स्प्रिंग्स को सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस करना चाहता हूं, सच दैट फॉर सेम करंट आई गेट सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या क्या निकल के आता है? ये 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। डिराइव किया क्या फॉर्मूला आपने? हाँ, डिराइव किया क्या 10th क्लास में? कैसे डिराइव किया? कैसे किया डिराइव? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ एंड किरचॉफ करंट लॉ, दोनों की मदद से। किरचॉफ करंट लॉ नहीं सुना? नाम ही नहीं सुना किरचॉफ इससे पहले? कोई बात नहीं, रट्टा तो मारा है ना। डेरिवेशन हम 12th में करेंगे इसका डिटेल में, जब ये टॉपिक आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। 12th में हमारा चैप्टर है, बट अभी हमें डेरिवेशन करना है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स का। तो स्प्रिंग के भी दो टाइप के कॉम्बिनेशन होंगे बेटा। अगर दो स्प्रिंग्स इस तरीके से लगी हैं, जैसे इसका ये एंड दीवार पे लगा है, ये ब्लॉक पे है, तो ये दोनों स्प्रिंग्स को किस कॉम्बिनेशन में बोला जाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। एक के बाद एक जब एलिमेंट्स लगे होते हैं, जैसे ये एलिमेंट थे रेजिस्टर्स, यहां पर एलिमेंट्स हैं स्प्रिंग्स, कुछ और भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं एलिमेंट्स, लेकिन कॉम्बिनेशन का नाम क्या रहेगा? जब एक एलिमेंट के बाद अगला एलिमेंट लगाओ, मतलब दोनों एलिमेंट्स का एक एंड आपस में कांटेक्ट में हो, दोनों एलिमेंट्स का एक एंड आपस में कांटेक्ट में हो, तब इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं बेटा? नाम क्या है इस कॉम्बिनेशन का? नाम क्या है इस कॉम्बिनेशन का? सीरीज। वहीं अगर दो स्प्रिंग्स इस तरीके से लगी हुई हैं,
तो इसको क्या बोला जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये K1 है, ये K2 है, दिस इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम क्या निकालना चाहते हैं? हम निकालना चाहते हैं कि इन दो स्प्रिंग्स को अगर मैं एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस करना चाहूं, दो स्प्रिंग्स को एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस करना चाहूं, सच दैट फॉर सेम एक्सटेंशन we get same spring force. For same extension we get same spring force. इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है बेटा? इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि बाकी चीजें ना बदलें, केवल एलिमेंट के नंबर्स हम कम कर दें। दो को एक में कन्वर्ट कर दें या चार को एक में कन्वर्ट कर दें। तो दो स्प्रिंग्स को मैं एक स्प्रिंग से रिप्लेस करना चाहता हूं, सच दैट अदर कंडीशंस डू नॉट चेंज। अदर कंडीशंस क्या है? कि भाई अगर यहां आपने एक्स एक्सटेंशन दिया और यहां भी एक्स एक्सटेंशन दिया, तो यहां जितनी फोर्स लग रही है यहां भी उतनी फोर्स लगनी चाहिए। ये समझ रहे हैं क्या? तो एक इक्विवेलेंट निकालना चाहता हूं मैं। सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी मतलब वही होगा कि मैं इन दो स्प्रिंग्स को कितनी स्प्रिंग से रिप्लेस करना चाहता हूं? एक स्प्रिंग से। मैं दो स्प्रिंग्स को एक स्प्रिंग से रिप्लेस करना चाहता हूं, सच दैट यहां अगर मैं एक्स का एक्सटेंशन दूं और यहां भी एक्स का एक्सटेंशन दूं, तो यहां पर अगर स्प्रिंग फोर्स एफएसपी लगी तो यहां भी स्प्रिंग फोर्स कितनी लगनी चाहिए बेटा? एफएसपी ही लगनी चाहिए। दोनों केसेस में स्प्रिंग फोर्स सेम होनी चाहिए और सेम एक्सटेंशन वी शुड गेट सेम स्प्रिंग फोर्स। अब इसका डेरिवेशन अगर देखें बेटा, पैरेलल का आसान है, सीरीज का थोड़ा मुश्किल है। पहले पैरेलल का देखेंगे। तो बताइए, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो स्प्रिंग लगी हुई थी, आपने एक्स से डिस्प्लेस किया, तो ये वाली स्प्रिंग ने कितनी फोर्स लगाई? K1x, उसमें एक्स का एक्सटेंशन आया तो इसने लगाई K1x, और ये वाली स्प्रिंग ने कितनी फोर्स लगाई? K2x। तो नेट फोर्स कितनी लग गई? K1x प्लस K2x, K1x प्लस K2x। वहीं अगर इन दो स्प्रिंग्स की जगह एक स्प्रिंग लेता मैं और उतना ही एक्सटेंशन देता, तो कितनी फोर्स लगती बेटा? K इक्विवेलेंट इंटू एक्स ना। तो ये एफएसपी हो जाएगा K इक्विवेलेंट इंटू एक्स। ये दोनों स्प्रिंग फोर्स बराबर मैग्नीट्यूड की होनी चाहिए। इक्विवेलेंट का यही मतलब होता है। तो क्या आ गया बेटा यहां से? K1x प्लस K2x शुड बी इक्वल टू K इक्विवेलेंट इंटू एक्स। तो मजे की बात क्या है? x कैंसिल आउट हो गया, तो K इक्विवेलेंट कितना आ गया? K1 प्लस K2। अब आप बोलेंगे रजिस्टर में तो ये फॉर्मूला सीरीज का था, बट स्प्रिंग में ये फॉर्मूला पैरेलल का है। स्प्रिंग कॉम्बिनेशन में जो रजिस्टर में फॉर्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन का था, वो स्प्रिंग में वो फॉर्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकल के आ रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि यहां प्रोपोर्शनैलिटी उल्टी है। वहां पे जो प्रोपोर्शनैलिटी थी डायरेक्ट थी, V इजिकल टू आई आर टाइप का था ना, लेकिन यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी इनवर्स है, इसलिए बात जस्ट उल्टी हो जा रही है। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ टू स्प्रिंग्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन? अगर दो स्प्रिंग्स हैं, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, और दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा बेटा? K1 प्लस K2। अब स्टूडेंट्स 10th क्लास से ये वाला फॉर्मूला सीख के आते हैं और फिर यहां पर भी वही लगाने लगते हैं, नहीं ना?
वहां पर जो सीरीज का फॉर्मूला था वो यहाँ पे पैरेलल का फॉर्मूला निकल के आ रहा है। कंफ्यूज नहीं होंगे बेटा, इसलिए मैंने वो याद दिलाया, क्योंकि मैं याद नहीं दिलाता तब भी आपके दिमाग में वही बैठा रहता। तो यहां पर जस्ट उल्टा फॉर्मूला है। तो कोई बताएगा सीरीज का क्या फॉर्मूला आने वाला है? 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का जो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आने वाला है वो रेजिस्टर के इक्विवेलेंट के पैरेलल वाले फॉर्मूले की तरह है, जस्ट उल्टा हो गया है। जो वहां सीरीज का फॉर्मूला था रेजिस्टर में वो यहाँ पैरेलल का है, जो वहां पैरेलल का था वो यहाँ पे सीरीज का है। पैरेलल का डेरिवेशन सिंपल है, सीरीज का डेरिवेशन थोड़ा बढ़िया है, थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान से देखेंगे। तो भाई अगर दो स्प्रिंग्स सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं, अच्छा स्प्रिंग्स मासलेस हैं, ठीक है, मैं शायद कल बताना भूल गया, मुझे याद नहीं है। यहाँ पर स्प्रिंग्स क्या हैं? मासलेस, कोई मास नहीं है उनका, नेग्लिजिबल मास है। जैसे स्ट्रिंग्स मासलेस थी वैसे स्प्रिंग्स भी मासलेस हैं, आइडियल स्प्रिंग्स हैं। तो ये दो स्प्रिंग्स हैं, K1 स्प्रिंग कांस्टेंट की स्प्रिंग है और K2 स्प्रिंग कांस्टेंट की स्प्रिंग है, ठीक हो गया। इस कॉम्बिनेशन में बेटा ये स्प्रिंग्स, इस कॉम्बिनेशन में ये स्प्रिंग, सीरीज कॉम्बिनेशन। मैं इन दो स्प्रिंग्स को एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस करना चाहता हूं। मैं इन दो स्प्रिंग्स को एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस करना चाहता हूं, सच दैट जब मैं यहां x का एक्सटेंशन दूं तो जितनी स्प्रिंग फोर्स यहां लग रही थी यहां भी x का एक्सटेंशन देने पे उतनी ही स्प्रिंग फोर्स लगनी चाहिए। सवाल समझ रहे हैं? डेरिवेशन अब ध्यान से देखेंगे। जब आपने यहां x का एक्सटेंशन दिया बेटा, तो स्प्रिंग 1 में भी क्या x का एक्सटेंशन हुआ? हाँ, स्प्रिंग 1 में भी क्या x का ही एक्सटेंशन हुआ? नहीं ना। थोड़ा इमेजिनेशन बढ़ाएंगे अपनी। जैसे आपने इसको 5 सेंटीमीटर राइट को खिसका दिया, तो क्या स्प्रिंग 1 भी 5 सेंटीमीटर राइट को खिसक गई? नहीं ना, उससे कम, कम ना, या बराबर या ज्यादा? तो स्प्रिंग 1 में एक्सटेंशन हुआ होगा, मान लेते हैं x1 का, और स्प्रिंग 2 में एक्सटेंशन हुआ होगा, मान लेते हैं x2 का। x1 प्लस x2 x के बराबर है ना, x1 प्लस x2 x के बराबर है नहीं है? x1 प्लस x2 विल बी इक्वल टू x, है या नहीं है? अब स्प्रिंग फोर्स अगर एफएसपी थी तो एफएसपी 1 कितना है? स्प्रिंग फोर्स इन द स्प्रिंग 1 कितना है? एफएसपी से बड़ा, एफएसपी से छोटा, या एफएसपी के बराबर? स्प्रिंग फोर्स एफएसपी लग रही थी, तो 1 में कितनी स्प्रिंग फोर्स है? स्प्रिंग 1 में एफएसपी 1 वह एफएसपी से बड़ी है, छोटी है, या बराबर है? यहीं पर पूरा कंसेप्ट अभी भी आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। जब स्प्रिंग को खींचा जाता है तो स्प्रिंग फोर्स केवल कॉर्नर पे नहीं प्रेजेंट होती, हर पार्टिकल्स के बीच में होती है। तो थोड़ा दिमाग लगाइए बेटा। जब इस ब्लॉक को x खिसकाया गया तो ये वाला पॉइंट x1 खिसका, इस वाले पॉइंट को, ये वाला पॉइंट लेफ्ट को खींच रहा होगा, और इस वाले पॉइंट को ये वाली स्प्रिंग राइट को खींच रही होगी। ये FSP1 और ये FSP2। एक्चुअली दोनों की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी? सेम होनी पड़ेगी। अगर सेम नहीं होगी तो भाई इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाली नेट फोर्स 0 नहीं होगी, और वो मासलेस ऑब्जेक्ट है। भाई पूरी स्प्रिंग्स मासलेस हैं, तो स्प्रिंग के कांटेक्ट भी क्या हैं? मासलेस। कांटेक्ट पर ध्यान दीजिए बेटा,
स्प्रिंग, दोनों स्प्रिंग के जो कांटेक्ट हैं, लेफ्ट वाली स्प्रिंग लेफ्ट को खींच रही है उस कांटेक्ट को, राइट वाली स्प्रिंग राइट को खींच रही है, कांटेक्ट मासलेस है, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए कांटेक्ट पर? 0। तो क्या रिलेशन है FsP1 और FsP2 में? दोनों एक्चुअली सेम है, और दोनों किसके बराबर हैं? FsP के बराबर ही है। नहीं समझे? FsP1 is equal to FsP2 is equal to FsP. अब FsP1 क्या था? इट वॉज K1x1, तो K1x1 इज इक्वल टू FsP, और इसमें था K2x2, K2x2 इज ऑल्सो इक्वल टू FsP, एंड इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट K इक्विवेलेंट बोला था मैंने, उसको भी x से एक्सटेंशन दिया है, तब भी फोर्स FsP है, तो FsP इज ऑल्सो इक्वल टू K इक्विवेलेंट इंटू x। अब ये इक्वेशन में पुट करना शुरू करिए। x1 की जगह क्या रख सकता हूं? FsP बाई K1। x2 की जगह क्या रख सकता हूं? FsP बाई K2, और x की जगह क्या रख सकता हूं? FsP बाई K इक्विवेलेंट। FsP कैंसल आउट हो गया, क्या फॉर्मूला डिराइव हो गया? 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। ये किस कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला था बेटा? K इक्विवेलेंट वाज इक्वल टू K1 प्लस K2। जो रेजिस्टर के सीरीज का फॉर्मूला था वो स्प्रिंग के पैरेलल का फॉर्मूला है, और रेजिस्टर के पैरेलल का जो फॉर्मूला था वो स्प्रिंग के सीरीज का फॉर्मूला है। वो क्या रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन में? ध्यान से देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ना आराम से दिखता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ इजीली डिराइव होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब स्प्रिंग्स हैं तो स्प्रिंग 1 अपना धक्का लगा रही है, स्प्रिंग 2 अपना धक्का लगा रही है, तो दोनों मिलके जो धक्का लगा रहे हैं वही टोटल धक्के के बराबर होना चाहिए। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों स्प्रिंग्स में धक्का बराबर है, दोनों स्प्रिंग्स में क्या सेम है? फोर्स सेम है। FsP1 इज इक्वल टू FsP2, K1x1 इज इक्वल टू K2x2, एंड x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x। पिछली बार क्या था? FsP इक्विवेलेंट वाज FsP वाज इक्वल टू FsP1 प्लस FsP2। इस बार x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x है। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, रट्टा मार लीजिए, रट्टा तो मारना ही है, वरना घर जाके फिर से सोचिए, पूरा डेरिवेशन सोचिए फिर से, क्या चीजें सेम है, क्या बदल रहा है, क्या सेम है इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ज्यादा समझ में नहीं आया तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, फॉर्मूला रट्टा तो मारना ही है हम। क्या है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला? क्या है जब दो स्प्रिंग सीरीज कॉम्बिनेशन में है? क्या फॉर्मूला है? 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। जैसे बताइए बेटा, अगर ये दो स्प्रिंग्स हैं या 3 स्प्रिंग्स हैं, दिख रहा है सबको? ये 3 स्प्रिंग्स हैं, किस कॉम्बिनेशन में लगी हुई हैं ये ब्लॉक से? पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक्सटेंशन सेम होता है तीनों में, सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग फोर्स सेम होती है। नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है तीनों स्प्रिंग्स में या चारों स्प्रिंग्स में? एक्स, और FsP अलग अलग हो सकता है तीनों का। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है तीनों में? FsP, और एक्स अलग अलग हो सकता है। क्या सेम क्या अलग? तो अगर बेटा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इसका 2K है, इसका 3K है, जल्दी से बता दीजिए, अगर मैं इन 3 स्प्रिंग्स को एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस करना चाहूं
तो कितना स्प्रिंग कांस्टेंट का स्प्रिंग होना चाहिए? सिंपली k प्लस 2k प्लस 3k, क्या होना चाहिए? 6k। ये समझे क्या? तब क्या होगा, जितना एक्सटेंशन आप यहां दे रहे हैं उतना ही एक्सटेंशन यहां भी देंगे, तो जितनी स्प्रिंग फोर्स यहां लग रही थी उतनी ही स्प्रिंग फोर्स यहां पर भी लगेगी। तो k इक्विवेलेंट हो गया 6k। वहीं अगर यही तीन स्प्रिंग्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती बेटा, तो बताइए इन तीनों को एक सिंगल स्प्रिंग से अगर मैंने रिप्लेस करना है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या लेना चाहिए मुझे? समझ रहे ना? तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या लेना चाहिए, ये निकालना है मुझे। सच दैट जब इसमें एक्स एक्सटेंशन दिया था और इसमें एक्स एक्सटेंशन दिया, तो यहां जितनी स्प्रिंग फोर्स लग रही है यहां भी उतनी स्प्रिंग फोर्स लगनी चाहिए। तो ऐसा होने के लिए क्या क्या रिलेशन होना चाहिए बेटा के इक्विवेलेंट और इन तीनों केस में? 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, बोलिए, 1/k प्लस 1/2k प्लस 1/3k। निकालूं अगर 6 के एलसीएम ले लूं, 6 प्लस 3 प्लस 2 11/6k। तो क्या आ गया बेटा के इक्विवेलेंट की वैल्यू? 6k/। समझे क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। याद हो जाएगा कल तक? चलिए क्लास एंड करेंगे, पुली से नहीं, पुली कल करेंगे, टाइम टेकिंग है पुली, पुली कल करेंगे। तो क्लास एंड करूंगा मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। थियोरेटिकल बातें, हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ लिया है, पढ़ लिया क्या? याद है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? क्या बोलता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? क्या बोलता है बेटा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? हाँ, आपने लंबी डेफिनेशन याद कर रखी है, छोटी डेफिनेशन मतलब अपने वर्ड्स की डेफिनेशन नहीं बोल पा रहे हैं अभी भी। हाँ, when seen from inertial reference frame, force is required to cause change in motion। या फिर what is natural tendency of the body? natural tendency क्या है बॉडी की? if it is at rest it will remain at rest, if it is moving with constant velocity it will continue to move with constant velocity। तो बेटा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं डे टू डे लाइफ में, तो सबसे अच्छा एग्जांपल है जब आप कार के अंदर बैठे होते हैं और अचानक से कोई कार को स्टार्ट कर देता है, क्या होता है आपके साथ? पीछे जाते हैं। और अगर कार में बैठे हैं आप, चलती हुई कार में, इसने ब्रेक लगा दिया अचानक से, तो क्या होता है आपके साथ? एक्चुअली में क्या हो रहा होता है? ग्राउंड फ्रेम से अगर देखें आप चलती हुई कार में बैठे हैं, कार भी चल रही है, आप भी चल रहे हैं ना, ब्रेक लगा दिए, ब्रेक लगा के उसने किसको रोक दिया? कार को। कार पे फोर्स लगने लग गई, बट आप पर तो फोर्स लगी नहीं अभी, आप अभी भी वही मोशन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो होता क्या है, होता क्या है, जब ब्रेक लगाते हैं आपका मोशन कंटिन्यूड रहता है, कार का मोशन रुक जाता है, इसलिए आपको क्या लगता है कि आप आगे की तरफ को चले गए। वहीं जब एक्सलेट करते हैं तो आप पीछे नहीं जाते हैं, आप वहीं के वहीं बैठे रहते हैं, गाड़ी आगे आ जाती है ना।
आपकी टेंडेंसी रेस्ट पे रहने की है, आप न्यूटन फर्स्ट लॉ फॉलो कर रहे हैं, गाड़ी आगे आ जाती है, और आपको क्या लगता है आप पीछे चले गए, पर आप कहीं नहीं जाते ना पीछे। तो ग्राउंड फ्रेम से कोई देख रहा होगा, स्टेशनरी कार के अंदर आदमी बैठा हुआ है, एक्सलेट करेंगे तो क्या होगा, ग्राउंड फ्रेम वाला देखेगा कि आदमी तो वहीं का वहीं है, कार आगे चली गई है, तो कार की सीट भी आगे चली गई, तो आपको फिर लगता है कि सीट आके जब आपसे टकराती है तो आपको लगता है कि आप पीछे चले गए, बट एक्चुअली आप पीछे नहीं गए होते हैं, क्या होता है, कार आगे गई होती है। ये समझ रहे हैं क्या, ये समझ रहे हैं बेटा। दूसरा, अगर आप कभी चलती हुई ट्रेन से उतरे क्या, चलती हुई बस से उतरे क्या, हाँ, बस चल रही है इधर को, आप बस की सीढ़ियों पे खड़े हैं या ट्रेन की सीढ़ियों पे खड़े हैं और आप उतर गए, कैसे जंप करना चाहिए आपको कि आपको चोट लगने का रिस्क कम से कम हो। ट्रेन ट्रेन इस तरफ जा रही है तो आपको ट्रेन के परपेंडिकुलर जंप करना चाहिए, ट्रेन के अलोंग जंप करना चाहिए, या अपोजिट जंप करना चाहिए, हाँ, बेस्ट क्या है कि चोट कम से कम लगे आपको, ट्रेन की डायरेक्शन में। अगर आप ट्रेन की डायरेक्शन में जंप करेंगे, आप में पहले से वेलोसिटी है, आप और ज्यादा वेलोसिटी उसकी तरफ जा रहे हैं, और आपकी वेलोसिटी और नहीं बढ़ जाएगी क्योंकि आप ट्रेन की वेलोसिटी कैरी कर रहे हैं ना पहले से। हाँ, लेकिन अगर आप रेस्ट पे आना चाहते हैं इमीडिएटली तो आपको किस तरफ जंप करना चाहिए, अपोजिट, क्योंकि आपकी वेलोसिटी पहले से इधर को है, तो आप ट्रेन के रिस्पेक्ट में इधर को जंप करेंगे, तब वो वेलोसिटीज कैंसिल करेंगी एक दूसरे को, समझ रहे हैं क्या। तो ये भी क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। मुझे बताइए स्विमिंग में कौन सा न्यूटन लॉ यूज होता है, स्विमिंग में, स्विमिंग न्यूटन थर्ड लॉ। जब स्विमिंग करते हैं तो क्या करते हैं, हाथ से पानी को पुश करते हैं पीछे की तरफ, बाय न्यूटन थर्ड लॉ पानी आपके हाथ को आगे पुश करता है, तो स्विमिंग करने के पीछे कौन सा लॉ इन्वॉल्व है, न्यूटन थर्ड। चलिए कंटिन्यू करेंगे।